हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्यूरियस एकेडमी। आज हम लेके आए हैं एक ऐसा चैप्टर जो 3 साल पहले क्लास 12 के सिलेबस में हुआ करता था, बट अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपके सीयूटी एग्जाम में पूछा जाना है। तो आज की वीडियो से हम इस चैप्टर को बहुत ही इजी और बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं, ताकि सीयूटी एग्जाम में जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए उसको हम इजीली कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी बकवास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट आने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी है। सबसे पहले देखो, मान लीजिए हमारी एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। अब कंपनी को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो कंपनी ये पैसा कहां से जुटाती है, कहां से पैसा इकट्ठा करती है? तो कंपनी के पास तीन तरीके हैं मेजरली। एक तो कंपनी शेयर इश्यू करके पैसा इकट्ठा कर लेती है, उससे जो पैसा आता है उसको रन करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए यूज करती है। दूसरा, कई बार कंपनी लोन लेकर पैसा इकट्ठा करती है ताकि कंपनी को इजीली चलाया जा सके। और तीसरा ऑप्शन होता है इश्यू ऑफ डिबेंचर, जिसके ऊपर आपने एक चैप्टर भी पढ़ा हुआ है 12th क्लास के अंदर। ठीक है, अब इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में बेसिकली होता क्या है आपको पता है? जैसे देखो, एक तो कंपनी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है। दूसरा क्या करती है कंपनी, लोन को पब्लिक से लेती है और लोन टुकड़ों में लिया जा रहा है। मतलब मान लीजिए अब पब्लिक है, अब कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो कंपनी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ना लेकर पब्लिक से लोन ले रही है और लोन को टुकड़ों में लिया जा रहा है। यानी कि अगर मान लो 1 लाख रुपए का लोन लेना है, तो 1 लाख रुपए किसी एक इंसान से ना लेकर 1 लाख रुपए के मान लो 1000 टुकड़े कर लिए, और हर टुकड़े की वैल्यू की 100, तो 100 100 रुपए के टुकड़े करके बहुत सारे लोगों से पैसा लिया जा रहा है। तो डिबेंचर्स में होता क्या है, कंपनी पब्लिक से क्या लेती है? पैसा लेती है। कंपनी पब्लिक से क्या ले रही है? पैसा ले रही है, और बदले में उन्हें क्या देती है? बदले में उन्हें देती है डिबेंचर्स। अब सवाल आता है, ये डिबेंचर्स होता क्या है? डिबेंचर्स एक समझ लो कागज का टुकड़ा, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर कंपनी ये लिखती है या ये बता दे कि भाई पब्लिक से हमने क्या लिया है? लोन लिया है। क्या एक इंसान से? दो नहीं, बहुत सारे इंसानों से टुकड़ों में लोन लिया है। कोई 10,000 रुपए दे रहा है जिसको कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, कोई 15,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, और बदले में उनको उसी के हिसाब से नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिए जाते हैं। तो यहाँ कंपनी ने लोगों से एक तरह से लोन टुकड़ों में लिया है, पैसा लिया है, और बदले में इनको कंपनी क्या दे रही है? डिबेंचर। डिबेंचर क्या है? एक कागज का टुकड़ा है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर कंपनी ये मेंशन करती है, बता दे कि हमने पब्लिक से लोन लिया है, जिसके ऊपर हम इतना परसेंट इंटरेस्ट देंगे, 8%, 9%, 10%, 12%, यानी कि लोगों को लोन पे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा वो लिखा जाता है। ठीक है, और ये पैसा उनका कितने साल बाद लौटाया जाएगा, ये। यानी कि इसमें क्या क्या लिखा है कि कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया है, ठीक है, उस पे कंपनी इनको कितना इंटरेस्ट देगी वो लिखा जाता है। ठीक है, और इनका पैसा कितने समय बाद वापस लौटाया जाएगा, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी होती है। और इसी इंस्ट्रूमेंट, इसी कागज के टुकड़े को हम क्या कह रहे हैं? डिबेंचर। तो बेसिकली कंपनी ने पब्लिक से टुकड़ों में लोन लिया, और जिन जिन से लोन लिया उनको इश्यू क्या कर दिया? डिबेंचर। तो ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो जिनके भी पास ये होता है, जिन्होंने पब्लिक ने कंपनी को पैसा दिया और जिनको कंपनी ने डिबेंचर इश्यू करे, वो कंपनी का कहलाते हैं डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, तो जब आज इन्होंने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी ने इनको क्या दे दिए? डिबेंचर्स दे दिए। जैसे ही ये इसके अंदर जो टाइम पीरियड लिखा है, फॉर एग्जांपल ये डिबेंचर्स कंपनी ने इशू करे थे 5 साल के लिए। मान लो 5 साल पहले इन्हों को डिबेंचर इशू करे गए थे, आज 5 साल कंप्लीट हो गए। अब जब 5 साल कंप्लीट हो गए तो अब क्या करना पड़ेगा? अब कंपनी को जो इनसे पैसा लिया था वो वापस लौटाना पड़ेगा, और जब कंपनी इनसे लिया गया पैसा डिबेंचर्स का वापस लौटाती है, उसी को कहा जाता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, या फिर आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो रीपेमेंट। यानी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, ऐसा आप बोल सकते हैं। यानी कि जो कंपनी ने 5 साल पहले इनसे पैसा लिया था, लोन लिया था टुकड़ों में, वो आज वापस लौटा रही है। इसे ही कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। तो अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, मीनिंग सिंपल सा है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मींस रीपेइंग और रिटर्निंग द अमाउंट ऑफ डिबेंचर। यानी कि हम रीपे कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं अमाउंट ऑफ डिबेंचर, जो भी अमाउंट था, किसको? टू द डिबेंचर होल्डर, यानी कि जिन्होंने भी हमारे को पैसा दिया था उन्हें। आफ्टर द पीरियड फॉर विच दे वर इशूड, यानी कि जो इसमें 4 5 साल या 10 साल जो भी उसमें लिखा था, वो टाइम पीरियड आज खत्म हो गया, उसके बाद आज उनको पैसा लौटा रहे हैं, और उसी का क्या कहा जा रहा है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब डिबेंचर्स इशू करे गए थे,
तो आपने देखा था कि मान लो एक होती है डिबेंचर की फेस वैल्यू, मान लो फेस वैल्यू 100 रुपए। अब जब 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में ही इश्यू करा जाता है तो आपने पढ़ा था उसको कहते हैं इशूड एट पार। जब 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिबेंचर 120 रुपए में इशू करा जाता है तो उसे कहते हैं एट प्रीमियम, यानी कि इशूड एट प्रीमियम। और जब 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपीज में यानी कि फेस वैल्यू से कम में इशू करा जाता है तो उसे कहते हैं इशूड एट डिस्काउंट। तो आपने पढ़ रखा है कि डिबेंचर इशूड एट पार यानी 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिबेंचर जो 100 रुपए में दिया जाता है उसे कहते हैं डिबेंचर इशूड एट पार। जो फेस वैल्यू से ज्यादा में किया जाता है यानी 100 रुपए का डिबेंचर 120 रुपए यानी कि फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू किया जाता है तो उसे कहते हैं इशूड एट प्रीमियम। और जब 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए से कम फेस वैल्यू से कम में यानी कि 90 में गया था इसे कहता है इशूड एट डिस्काउंट। ये तो होगी इशू की बात। लेकिन जब पैसा लौटाने की बारी आती है यानी कि जब रिडम्पशन की बारी आती है, यानी कि मान लो आज 5 साल कंप्लीट हो गए तो रिडम्पशन कैसे कैसे किया जा सकता है। देखो रिडम्पशन एट पार पे भी हो सकता है, यानी कि इसका मतलब है अगर आपने 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिबेंचर जो था उसके आप 100 रुपए ही लौटा रहे हो, यानी कि 100 रुपए की फेस वैल्यू के 100 रुपए लौटा रहे हो तो उसे कहते हैं रिडम्पशन एट पार या रिडीम एट पार। ठीक है। दूसरा होता है कि आप प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रहे हैं या रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं, यानी 100 रुपए की फेस वैल्यू जो डिबेंचर की है उसके आज 5 साल कंप्लीट हो गए, मान लो 5 साल बाद आपको पैसे लौटाने थे, जब आप लौटा रहे हो तो आप कितने लौटा रहे हो 120 रुपए, यानी 100 रुपए की फेस वैल्यू को कितना लौटा रहे हो 120, यानी कि ज्यादा लौटा रहे हो फेस वैल्यू से, तो उसे कहते हैं रिडीम एट प्रीमियम या रिडम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है। तो क्या अब डिस्काउंट पे भी रिडम्पशन होगा? अब आप इसका खुद सोच के देखिए। मान लीजिए, मान लो मैं कंपनी हूं, मैं ऐसा बोलता हूं कि आप मुझे आज 100 रुपए दीजिए, आप मुझे आज 100 रुपए दीजिए और 5 साल बाद मैं आपको 90 रुपए दूंगा। यानी आज आप मुझे 100 रुपए दीजिए और 5 साल बाद मैं आपको 90 रुपए दूंगा, तो आप मुझे आज ही 90,000 गालियां दे देंगे। क्यों? क्योंकि कोई बेवकूफ ही होगा ना जो आज किसी को 100 रुपए देगा और 5 साल बाद 90 रुपए ले, तो कोई नहीं ऐसा, तो ऐसे तो कंपनी को कोई पैसा ही नहीं देगा। तो क्या कंपनी किसी से 100 रुपए लेके 5 साल बाद 90 लौटाने का बोले तो कोई कंपनी को पैसा देगा? नहीं। तो यानी कि रिडीम एट डिस्काउंट जो है वो पॉसिबल नहीं है, यानी रिडीम एट डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है। यानी कि कंपनी 100 रुपए लेकर अगर आपसे बोले कि मैं आपको 90 या 80 रुपए लौटाऊंगी 5 साल बाद, तो कोई कंपनी को पैसा ही नहीं देगा, तो रिडीम एट डिस्काउंट नहीं होता। तो रिडम्पशन एट पार पे होता है, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी था। अब देखो हमें क्या समझना है। अब ये तो समझ लिया कि भाई रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, वापस पैसा लौटाना है, लेकिन पैसा लौटाने के लिए पैसा कंपनी के पास आएगा कहां से? यानी कि अब मान लो 5 साल पहले जो कंपनी ने डिबेंचर इश्यू करके लोन लिया था एक तरह से, वो तो कंपनी को चलाने में यूज कर लिए पैसे। अब 5 साल कंप्लीट हो गए, आज रिडम्पशन करना है, तो वो पैसा कहां से आएगा? तो अब हम पढ़ने वाले सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी रीपेमेंट करने के लिए वो पैसा कहां से आएगा। तो सबसे पहला है आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है? देखो जो कंपनीज होती है, कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं, तो प्रॉफिट्स जो है वो कंपनी शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड बांटती है, यानी डिविडेंड के रूप में उन लोगों में बांट देती है। लेकिन जो समझदार कंपनीज होती है, जो भी प्रॉफिट होता है सारा का सारा डिविडेंड के रूप में नहीं बांटती, उसको सेव करके रख लेती है। ठीक है ना, उसको सेव करके रख लेती है और उसको इकट्ठा करती है, यानी प्रॉफिट्स को इकट्ठा कर लेती है, और उसे हम कह सकते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यानी जो प्रॉफिट्स इकट्ठा करके रखे जा रहे हैं उसे हम कह सकते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है। अब ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपने पार्टनरशिप में पढ़े, ये कंपनी इकट्ठा करके रख लेती है, और ये किस लिए अवेलेबल होते हैं? ये होते हैं अवेलेबल होते हैं फॉर डिविडेंड। ये डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस अकाउंट में पड़े होते हैं उसको हम कहते हैं सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें पड़े होते हैं। ठीक है। कंपनी जो भी प्रॉफिट होता है सारा प्रॉफिट ना बांटकर कुछ प्रॉफिट्स का हिस्सा अपने पास रख लेती है और इस अकाउंट में रखती है, ऐसे समझ लो सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। तो मान लो कंपनी ने 5 साल पहले डिबेंचर इश्यू करे थे और आज 5 साल कंप्लीट हो गए और आज पैसा लुटाना है, तो कंपनी समझदार थी, जब 5 साल पहले डिबेंचर इश्यू करे थे तो उस तभी से कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता था तो कुछ पैसा सेव करके रख लेती थी और कुछ पैसे को सेव करके इकट्ठा करती गई। आज 5 साल कंप्लीट हो गए, आज कंपनी को डिबेंचर्स के पैसे वापस लौटाने हैं, और कंपनी ने क्या कर रखा है? पहले से ही प्रॉफिट में से वो पैसा जोड़ रखा है। तो अगर प्रॉफिट्स का ही पैसा जोड़ के कंपनी अगर रिडम्पशन करेगी तो उसको कहा जाएगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है। यानी कि कंपनी पहले से इस चीज के लिए क्या थी? तैयार थी। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है आउट ऑफ कैपिटल। इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। देखो
जैसे इंडिया के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर क्या चलता है, बेटा है तो उसको एसेट्स माना जाता है और जो बेटी है उसको लाइबिलिटीज माना जाता है। यानी कि जब किसी के घर में बेटी होती है तो उन्हें पहले से पता होता है कि जब ये 22 साल 24 साल की हो जाएगी तो उसकी शादी होगी, उसके लिए शादी के लिए पैसा जोड़ना है। तो हर पेरेंट्स जो है ज्यादातर बेटियों को क्या मानते हैं, लाइबिलिटीज ही मानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले से वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, पहले से पैसा जोड़ के रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है शादी होगी तो शादी में बहुत खर्चा आएगा। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पहले से पैसा जोड़ के चलते हैं, यानी कि जब भी वो कमा रहे होते हैं तो उस पैसे को जोड़ के चलते हैं, यानी कि कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं। और जैसे ही शादी आती है तो जितना पैसा उन्होंने इकट्ठा करा होता है वो सारा का सारा उस शादी के अंदर फूंक देते हैं। यानी कि वो पहले से उस बेटी की शादी के लिए तैयार थे, पैसा जोड़ रहे थे। ठीक है, तो ये तो हो गया उनकी पहले से तैयारी थी। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन है। दूसरा क्या है, एक पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बेटी की शादी के लिए पहले से पैसा नहीं जोड़ा। अब 2 महीने बाद बेटी की शादी है, अब वो अचानक से क्या है, बेटी की शादी में उन्हें पता है 10 लाख का खर्चा है, अब वो 10 लाख का लोन ले रहे हैं, यानी यहाँ पे खर्च करने के लिए कोई दूसरी जगह से लोन ले रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, क्या ये सिचुएशन अच्छी है कि बेटी की शादी करने के लिए लोन लिया जा रहा है? अगर इन्होंने पहले से जोड़ा होता तो वो सिचुएशन अच्छी थी। ठीक है ना, ऐसी कंपनी में होता है। जब रिडम्पशन करना है, पैसा लौटाना है, अगर कंपनी हर साल प्रॉफिट में से जोड़ लेती है और प्रॉफिट का पैसा इतना इकट्ठा कर लेती है कि रिडम्पशन करना है तो उसके लिए इजी रहे कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी ने पहले से पैसा जोड़ रखा है। तो ये वाली सिचुएशन तो अच्छी है। अब आउट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, कंपनी को अब पैसा लौटाना है तो कंपनी क्या कर रही है, यहां डिबेंचर होल्डर्स का पैसा लौटाने के लिए यहाँ पे शेयर्स इश्यू कर रही है, और शेयर इश्यू करके जो पैसा आ रहा है उससे क्या कर रही है, डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर के पैसे लौटा रही है, रिडम्पशन कर रही है। तो उसे कहा जाता है आउट ऑफ कैपिटल। ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती, यानी कि आपको एक कर्जा चुकाने के लिए एक तरह से दूसरी तरफ से कर्जा ले रहे हो, यानी कि आप शेयर इश्यू करके पैसा इकट्ठा कर रहे हो, दूसरी तरफ रिडम्पशन कर रहे हो। तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं मानी जाती, और इसके लिए फिर इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी रहती है, यानी कि पूरी तरह आप आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन नहीं कर सकते, यानी कि 100% आप आउट ऑफ कैपिटल यानी कि कैपिटल का पैसा रिडम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तीसरा ऑप्शन होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड कैपिटल। ज्यादातर यही चलता है, यानी कि कुछ पैसा आपने प्रॉफिट्स का जोड़ के रख रखा है और कुछ पैसा आप कैपिटल के अंदर से यूज करेंगे रिडम्पशन के लिए। तो ये तीन ऑप्शन होते हैं, एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, एक होता है आउट ऑफ कैपिटल, एक ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। अब आपके हिसाब से बेस्ट कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर किसी के घर में मान लो अभी कोई पेरेंट्स है जो अपनी बेटी की शादी के लिए पहले से पैसा जोड़ रखे हैं और शादी करने के लिए वो जोड़े हुए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए इजी रहेगा, यानी कि उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं हो रहा, तो वो सिचुएशन सबसे बेस्ट है। ऐसी कंपनी के लिए आउट ऑफ प्रॉफिट यानी कि रिडम्पशन करने के लिए अगर उन्होंने पहले से सारा पैसा प्रॉफिट का इकट्ठा कर लिया तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स वाली सिचुएशन सबसे बेस्ट। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई बेस्ट सिचुएशन कौन सी है, आउट ऑफ प्रॉफिट, ये ऑब्वियस सी बात है, कंपनी प्रॉफिट का पैसा रिडम्पशन के अंदर लगा रही है। ठीक है, अब आपको एक चीज, अब अगला टॉपिक समझते हैं। देखो अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व। अब ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या है? देखो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का मतलब है, अभी हमने पढ़ा कि कंपनी रिडम्पशन करने के लिए पहले से कुछ पैसे जोड़ती है, तो पैसे का जो भी प्रॉफिट होता है उसके पैसे जोड़ती है। अब वो पैसे जो रिडम्पशन के लिए जोड़ती है उसके लिए एक अलग से रिजर्व बना लेती है, जिसका नाम क्या है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो चलो इसको डिटेल में समझते हैं। देखो डीआरआर क्या होता है, डीआरआर एक रिजर्व है। ऑब्वियस सी बात है, कहां से बनाया जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट्स में से ही बनाया जाता है। और वो प्रॉफिट्स किसके लिए अवेलेबल होता है, वो प्रॉफिट अवेलेबल होता है अवेलेबल फॉर डिविडेंड, यानी कि जो प्रॉफिट डिविडेंड बांटने के लिए शेयर होल्डर्स में अवेलेबल है, उसी प्रॉफिट से हम कुछ पैसा कहां ट्रांसफर कर देते हैं, डीआरआर। देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, देखो इन्वेस्टर्स के पैसों को सुरक्षित रखना, सेफ रखना, इसका काम है सेबी। जैसे हमारे आसपास में कोई क्राइम ना हो उसके लिए पुलिस वगैरह है, ठीक है ना, ऐसे सेबी का काम भी यही, एक तरह से इन्वेस्टर्स का पैसा कोई कंपनी डुबा ना दे या उनका पैसा डूब ना जाए, उसकी सुरक्षा करने के लिए, इन्वेस्टर्स की सुरक्षा करने के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कौन है, सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी एक तरह से कह लो इन्वेस्टर्स का रखवाला है या उनकी सुरक्षा करने वाला बंदा है। ठीक है, तो इनके क्या रहते हैं, इनके कुछ रूल्स रहते हैं, इनके कुछ रूल्स और कुछ गाइडलाइंस रहती है जो किसको फॉलो करनी होती है, जितनी भी कंपनीज होती है उनको क्या करनी पड़ती है, उनके रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। तो इन्हीं के कुछ कंपनी एक्ट 2013 और सेबी की कुछ गाइडलाइंस होती है जो कंपनी को ये कहती है, देखो भाई आपने इतने सारी पब्लिक से जिन शेयर डिबेंचर्स इश्यू करके
पैसा ले लिया, तो अब आप कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स का पैसा लौटाना है, तो उसके लिए आपके पास क्या तैयारी है? अगर आपके पास तैयारी नहीं है, अगर आप उनको पैसा लौटाने के लिए पहले से तैयार नहीं रहोगे, तो आप हो सकता है इनकेस उनका पैसा डिफॉल्ट कर दो, यानी उनको पैसा ना लौटाओ, तो उन डिबेंचर होल्डर या उन लोगों का, उन पब्लिक का पैसा तो डूब जाएगा ना। और उनकी सुरक्षा के लिए कौन है? सीबीएस कंपनीज एक्ट 2013 बनाया कि भाई उनका पैसा ना डूबे, उनके पैसे को प्रोटेक्शन पहुंचाने के लिए कंपनीज को गाइडलाइंस दी जाती है कि भाई देखो, आपने डिबेंचर्स तो इश्यू कर दिए, अब आपको उसको पैसे जो लौटाने हैं ना आने वाले टाइम में, उसके लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। तो अब कंपनी पूछती है क्या करे, तो गाइडलाइंस ये है क्या बनाओ, आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ कुछ पैसा सेव करना पड़ेगा। किसमें? एक रिजर्व बनाना पड़ेगा जिसका नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, तो रिडम्पशन को करने के लिए, पैसा लौटाने के लिए कंपनीज को गाइडलाइंस होते हैं कि कुछ पैसा प्रॉफिट का सेव करके एक रिजर्व बनाए जिसका नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, इसको अच्छे से समझते हैं। कुछ चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे, कुछ चीजें नेक्स्ट क्लास में, बट अभी कुछ चीजें समझते हैं। देखो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या है? अभी जैसा आप बताया, अभी मैंने बताया, इट इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ सरप्लस। जो सरप्लस बैलेंस हमारे पास पड़ा होता है उसमें से कुछ पैसा साइड में निकाल के रखा गया है, ठीक है ना। इट इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कहां पड़ा हुआ पैसा? वो जो कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो यहाँ पड़ा है, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां से पैसा निकाल के हम कहां पे डाल रहे हैं? डीआरआर में। तो इट इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किस लिए साइड में निकाल रहे हैं? फॉर रिडीमिंग द डिबेंचर, डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना, इसलिए निकाल रहे हैं। सेक्शन 71(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये याद रखना, इसमें लिखा हुआ है रिक्वायर्स द कंपनी टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसकी कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट क्या है कि कंपनीज को क्या करना है? कंपनी को डीआरआर बनाना है, डीआरआर क्रिएट करना है, ठीक है। रिक्वायर्स द कंपनी टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। कहां से बनाना है डीआरआर? आउट ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट में से बनाना है। और वो कौन सा प्रॉफिट होगा? जो अवेलेबल होगा आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये वो प्रॉफिट होगा जो डिविडेंड की पेमेंट के लिए अवेलेबल होता है, इसी में से कुछ पैसा हम डीआरआर में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड द अमाउंट्स ऑफ क्रेडिटेड टू डीआरआर। और जो पैसा डीआरआर प्रॉफिट्स में से डीआरआर यानी कि इस रिजर्व में डाल दिया, शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यानी कि आपने प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा डीआरआर यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पैसा डाल दिया, तो इस रिजर्व में जो भी पैसा डाला है, अब आप इस रिजर्व के पैसे को कहीं और यूज नहीं कर सकते, ओनली कहां पे यूज करोगे? डिबेंचर्स के रिडम्पशन में। यानी कि आपको रिडम्पशन करना है, उसी के अंदर आपको ये सारा का सारा पैसा यूज करना पड़ेगा, उसके अलावा कहीं नहीं कर सकते। ये एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है, ध्यान रखना, ठीक है। डीआरआर शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसके अलावा कहीं यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब लिखा है डीआरआर इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड फॉर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल पार्ट ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर। इसको अभी हम डिटेल में समझते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अब देखो लिखा है इन व्यू ऑफ सेक्शन 71(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी गाइडलाइंस, your unlisted companies other than NBFCs and HFCs are required to create DRR equivalent to at least 10% of the nominal या face value of outstanding debentures। देखो अभी इसकी ये जो पूरा है ना, ये हमारे को डिटेल में समझने के लिए कुछ चीजें अभी हमें और जाननी है, बट अभी ऐसे समझ लो जो हमें समझना है कि कंपनी के पास जो डिविडेंड बांटने के लिए प्रॉफिट अवेलेबल होता है, उससे हम पैसा निकाल के कहां डाल देते? डीआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। और ये पैसा रिडम्पशन के लिए यूज होगा और कहीं यूज नहीं हो सकता। अब कौन सी कंपनियों को डीआरआर बनाना है, कौन सी कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना, वो तो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हमें यह समझना है कि कितना बनाना है? 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, ये हम अभी आज की क्लास में भी समझेंगे। और डीआरआर इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड फॉर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टिबल पार्ट ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर। ये यानी कि देखो कौन सी कंपनी को बनाना है, कौन सी कंपनी को नहीं बनाना है, ये एक अलग चीज है, ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। लेकिन कितना बनाना है वो ये साफ साफ लिखा है 10% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का, वो अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं। और किसको बनाना है? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टिबल पार्ट ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर, उसको, इसका हम अभी आज समझ लेते हैं। देखो क्या होता है बेसिकली सबसे पहले मैं बता दूं, मान लो 1009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each issued at rupees 120, 1009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each issued at rupees 120। देखो आपको क्या समझना है,
डिबेंचर 100 रुपए वाले, यानी कि जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए, वो इश्यू करेगा 120 में। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए, अगर मैं पूछूं इश्यू प्राइस क्या है, इश्यू प्राइस क्या है, तो हम बोलेंगे इश्यू प्राइस है 120। तो सबसे पहले मैं बता दूं 100 रुपए के फेस वैल्यू का डिबेंचर 120 में इश्यू करा गया है, यानी कि इसके अंदर प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है 20। तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, आपको समझना है देखो इस लाइन को कि जो हमें क्रिएट करना डीआरआर वो कितना होना चाहिए, इक्वल टू एटलीस्ट 10%, मिनिमम की बात हो रही है, कम से कम कितना होना चाहिए 10%। अब 10% किसका, 10% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। अच्छा इसको समझते हैं, ये क्या होता है, देखो फेस वैल्यू 100 है, इश्यू प्राइस 120 और प्रीमियम कितना है इसमें 20 का, हमारे को मिनिमम 10% बनाना है, मैक्सिमम कितना हो सकता है आप 100%। मतलब अभी मैं बताता हूं इस एग्जांपल से, देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कितने डिबेंचर है 1000। अब 1000 डिबेंचर है, यानी ये आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का मतलब वो डिबेंचर जिनकी पेमेंट अभी करनी है, आउटस्टैंडिंग मतलब जो लाइबिलिटी है। तो कितने डिबेंचर्स की लाइबिलिटी है 1000 डिबेंचर की, ठीक है। अब 1000 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 100 से या 120। तो इसके अंदर साफ साफ लिखा है हमें डीआरआर बनाना है 10% ऑफ द नॉमिनल या फेस वैल्यू का, यानी कि हमें 1000 डिबेंचर की 100 रुपए के हिसाब से जो फेस वैल्यू बन रही है वो बन रही है 1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू है टोटल, जो नॉमिनल वैल्यू है उसका मिनिमम कितना 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000, यानी कि मिनिमम हमें डीआरआर के अंदर कितना पैसा डालना पड़ेगा 10,000। तो देखो अब इस बात को अच्छे समझेंगे, रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट कितना होने चाहिए मिनिमम 10% किसका, ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। तो जैसे मैंने आपको बता दिया आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का मतलब है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का मतलब है जितने डिबेंचर है जिनकी अभी पेमेंट करनी है। तो कितने डिबेंचर पेमेंट करनी है 1000, और उसके क्या होने चाहिए फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी 100, तो 120 से नहीं 100 से। तो 1000 डिबेंचर की 100 रुपए के हिसाब से टोटल फेस वैल्यू कितनी है 1 लाख। अब ये तो टोटल फेस वैल्यू उसका मिनिमम 10%, यानी कि 10,000 डीआरआर में हमें क्रिएट करके रखना है। अच्छा मिनिमम 10,000 यानी कि मिनिमम 10%, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 100%, यानी कि कुछ कंपनी 100% यानी कि जो प्रॉफिट्स का पैसा सेव करते रहती है, और इनको कितने लौटाने हैं डिबेंचर 1 लाख, तो पहले से ये क्या करती है 1 लाख रुपए डीआरआर में पहले से ट्रांसफर करके रख देती है और फिर उसको रिडम्पशन में यूज कर लेती है। यानी कुछ कंपनी 100% भी रिडम्पशन करने के लिए क्या यूज करती है डीआरआर, यानी पहले से डीआरआर में कितना डाल देती है 100% वैल्यू जितनी हमें डिबेंचर का रिडम्पशन करना है। लेकिन जो कंपनी पूरा नहीं करते उन्हें मिनिमम कितना करना है, मिनिमम करना है 10%, यानी एटलीस्ट आपको 10% डीआरआर में रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे को, एक चीज ये समझ आ गई। अब दूसरा क्या बोला था नॉन कन्वर्टिबल। देखो पहले एक चीज समझनी है, जो डिबेंचर्स होते हैं, जो डिबेंचर्स होते हैं एक होते हैं कन्वर्टिबल और एक होते हैं नॉन कन्वर्टिबल, ठीक है। अब देखो बहुत आसान सी चीज है ये, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, कन्वर्टिबल का मतलब है जैसे मान लो आज आपने डिबेंचर इश्यू करे, अब 5 साल बाद उनका रिडम्पशन करना है, यानी 5 साल बाद उनके पैसे लौटाने हैं। तो अगर वो कन्वर्टिबल है तो 5 साल बाद उनको पैसे कैश पैसा नहीं दिया जाएगा, उनको या तो फ्रेश शेयर्स दे दिए जाएंगे, नए शेयर्स दे दिए जाएंगे, फ्रेश शेयर्स दे दिए जाएंगे, या फिर उनको नए डिबेंचर, यानी मान लो अभी उनके पास जो डिबेंचर है उस पर 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, 5 साल बाद जब उनका रिडम्पशन होगा तो उनको पैसे ना देकर हम नए डिबेंचर दे दें, या तो 9% या 10% डिबेंचर दे दें। यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल 10% डिबेंचर, यानी कि पहले अभी जो उनके पास है वो है 8% डिबेंचर, यानी कि जिसपे 8% इंटरेस्ट मिलता है। 5 साल बाद जब उनका रिडम्पशन का टाइम है उनको पैसे ना लौटाए जाए, उनको क्या दिया जाए 10% डिबेंचर। यानी कि ऐसे डिबेंचर्स जिनका रिडम्पशन के टाइम पे उनको पैसे ना देके उनको या तो फ्रेश शेयर्स या नए प्रकार के नए क्लास के डिबेंचर्स दे दिए जाए। तो इनको हमने क्या करा, इन डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया क्या, या तो नए प्रकार के शेयर्स दे दिए, या सॉरी नए शेयर्स दे दिए या दूसरे प्रकार के डिबेंचर दे दिए, यानी कि इनको पैसा नहीं दिया, इनको हमने शेयर्स या डिबेंचर दे दिए, कन्वर्ट कर दिया। और नॉन कन्वर्टेबल वो होते हैं जिनको हमें पैसा देना है, यानी आप उनको कन्वर्ट नहीं करना, उनको पैसा देना है। तो अब एक चीज सोच के देखो, आप रिजर्व किसके लिए बनाएंगे, रिजर्व उन्हीं के लिए तो बनाएंगे जिनको पैसा देना है, जिनको 5 साल बाद कन्वर्ट ही करना है, यानी जिनको पैसा देना ही नहीं है, जिनको 5 साल बाद शेयर देने हैं या फिर कह लो नए प्रकार के डिबेंचर देने, उनके लिए तो पैसा चाहिए नहीं ना, तो उनके लिए डीआरआर नहीं बनाना। तो डीआरआर किसको बनाना है, नॉन कन्वर्टिबल, जिनको आने वाले टाइम में आप कन्वर्ट नहीं करोगे, जिनको आने वाले टाइम के अंदर आपको पैसा देना है, तो उनके लिए बनाना है। तो अब आ जाते हैं हम इस वाली लाइन पर, अब अच्छे समझ लेते हैं। देखो ये जो लाइन थी ना, ये हमें समझ में, डीआरआर इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड फॉर, किसके लिए बनाना है, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। जैसा भी मैंने बताया
कन्वर्टिबल को तो आप शेयर्स दे दोगे, डिबेंचर दे दोगे नए क्लास के, तो इनको तो पैसे देने ही नहीं, तो इनके लिए डीआरआर बनाना ही नहीं। तो डीआरआर किसके लिए बनाना है? डीआरआर बनाना है नॉन कन्वर्टिबल, इनको तो पैसा देना है ना, तो पैसा देना है तो पैसा जोड़ना पड़ेगा, तो पैसा जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए साफ साफ लिखा है डीआरआर इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड फॉर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, जिनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिन्हें पैसा ही देना है उनके लिए। एंड नॉन कन्वर्टिबल पार्ट ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर। अब ये क्या होता है? अब देखो ये क्या होता है, इसमें ये समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कंपनी ने 1000 डिबेंचर इश्यू करे। अब मैं एक एग्जांपल के तौर 1000 डिबेंचर इश्यू करे, ठीक है, तो इनका कुछ हिस्सा, मान लो 60% हिस्सा तो कन्वर्टिबल है, और 40% जो है वो नॉन कन्वर्टिबल है। 40% क्या है? नॉन कन्वर्टिबल। अब मान लो 1000 है और 100 रुपए का एक है, तो 1000 100 रुपए का एक है, तो कितने के टोटल कितने के डिबेंचर हो गए? 1 लाख के। अब इस 1 लाख में से 60% यानी 6 लाख के तो कन्वर्टिबल हो गए, और जो कन्वर्टिबल है उनके लिए डीआरआर नहीं बनाना, क्योंकि इन्हें पैसा थोड़ी ना देना है। तो 1000 डिबेंचर उसके 60% अगर कन्वर्टिबल है तो 6 लाख के तो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनके लिए तो डीआरआर की जरूरत नहीं है। 40% नॉन कन्वर्टिबल है, यानी 1 लाख में से 60%, तो 1 लाख में से 60% 60,000 के तो कन्वर्टिबल है, तो 40% यानी कि 40,000 के हमारे क्या है? नॉन कन्वर्टिबल। तो इसको ऐसे समझो, एक कंपनी के पास 1000 डिबेंचर है जिसकी वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो 1000 रुपए 100 रुपए, 1000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से टोटल कितने के हो गए? 1 लाख। 1 लाख रुपए का डिबेंचर है, इसमें 60% कन्वर्टिबल है, यानी कि 60,000 तो कन्वर्ट हो जाएंगे नए शेयर्स या नए डिबेंचर में, बाकी 40% तो नॉन कन्वर्टिबल है, यानी कि 40,000 रुपए के जो है, 40,000 रुपए के नॉन कन्वर्टिबल है, यानी जिनको आपको पैसे ही देने हैं, आप उनको कन्वर्ट नहीं करें। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर। तो हमें किसके लिए बनाना है? जो टोटल डिबेंचर उनमें अगर कुछ पार्शियली कन्वर्टिबल है और बाकी कन्वर्टिबल नहीं है, तो हमें नॉन कन्वर्टिबल पार्ट के लिए बनाना है, कन्वर्टिबल वाले के लिए। तो इस 40,000 के लिए डीआरआर बनाना है, और कितना बनाना है? मिनिमम 10%। अगर हमें इसका बनाना है तो 10% मिनिमम 4,000 डीआरआर में डालना पड़ेगा। तो देखो अब इस लाइन को अच्छे से समझ आ जाएगा कि डीआरआर इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड फॉर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल पार्ट ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर। जो कन्वर्टिबल डिबेंचर में उनमें जो पार्ट कन्वर्टिबल है उनके लिए नहीं, जो नॉन कन्वर्टिबल है उनके लिए ही बनाया जाता है, वही लिखा है नॉन कन्वर्टिबल पार्ट ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर, ठीक है। तो ये हमारे सामने होगी, और मिनिमम कितना होना चाहिए? 10%। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100% ये होगी, ठीक है। अब कुछ चीजें तो हमें समझ आ गई है, अब कुछ चीजें हमारे को अभी और डिटेल में समझनी है कि कौन सी कंपनी है जिनको डीआरआर बनाना है, कौन कौन सी कंपनी है जिनको डीआरआर बनाना नहीं है, जरूरत ही नहीं है उनको डीआरआर। तो ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है, ठीक है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में, या आपको जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पे मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज इसमें अगर आपको है तो वीडियो को पीछे ले जाकर वापसी आप देख सकते हैं, आपको चीजें समझ आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, बाकी जैसे जैसे हम और चीजें इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम और भी चीजें समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।